तो चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है आपका, तो जिसका नाम हमें है केमिकल बॉन्डिंग। नो केमिकल बॉन्डिंग। इनमें हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने हैं। अगर चैप्टर का नाम देखें दैट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, अब शॉर्ट में बोलते हैं इसका केमिकल बॉन्डिंग। तो ये चैप्टर आपके मॉलिक्यूल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे थ्योरीज भी इसमें पढ़ेंगे और आप इसमें ध्यान लगाइए। और ये आपका बहुत बेसिक भी इसमें से मैं स्टार्ट करूंगा केमिकल बॉन्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, तो पहले मैं यहाँ से एक डेफिनेशन की बात करूंगा। व्हाट इज फर्स्ट केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड, नाउ स्टार्टिंग व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो ध्यान से रखिए। तो केमिकल बॉन्ड, देखो इसमें वाले में अगर मैं बॉन्ड की बात करूंगा तो बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज अ केमिकल बॉन्ड होता है एक फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स। नाउ लिसन केयरफुली। ये हमारे पास एक फोर्स रहता है जिसको हम नाम देते हैं इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। और ये अट्रैक्टिव फोर्स किन के बीच में होता है? तो ये वो फोर्स है जो विच होल्ड्स, जो होल्ड कर पाता है किस चीज को? विच होल्ड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो पहले बातें समझ लो, मैं डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूँ। विच होल्ड्स पार्टिकल्स टुगेदर या टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हमारा क्या आएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स आएगा, हमारे पास आयंस होते हैं और हमारे पास क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी हो, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आई हैव अ ए एटम। ए बी एटम के साथ टुगेदर में है, मतलब बॉन्ड में है, और इनके दरमियान जो हम ये बॉन्ड बनाना, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। Because it is the attractive force is a type of which force? It is the attractive force. Yes, which holds together constituent particles. Like constituent particles में आपके atoms भी आते हैं, आपके ions भी आते हैं। Like ions में मैं बना दूंगा A positive और B negative। तो इनको जो आपस में बांध के रखता है force, that is called chemical bond. तो ये बेसिक डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, शाबाश। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं। देखो पहले बेसिक से ही तो स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा बेसिक में लगेगा बोरिंग, बट उसके बाद ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थोड़ा सा नाउ अब हमें ये क्वेश्चंस पता, कुछ क्वेश्चंस हमें पता लगाने हैं। हाउ डू एटम्स कंबाइन? जो एटम्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं? हाउ डू एटम्स कंबाइन? अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ने के लिए कि एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए। ठीक, तो इसी में एक एक कोसिल था, एक का नाम, नो दिस इज कोसिल, एंड एक का नाम था लिविस। तो इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है स्टार्टिंग में बॉन्डिंग के लिए। नाउ एक कोसिल था, दूसरा हम इसमें क्या था? कोसिल एंड लिविस। ठीक, अगर डेट भी याद रखोगे 1916 में सम अराउंड। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। तो किस किस चीज की एक्सप्लेनेशन दी? ना इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी ऑन द कॉम्बिनेशन बेस्ड। इन्होंने बोला जब एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन। देखो हम यही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इन दो भाई साहबों ने बोला जो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड पे? इन्होंने बोला दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नाउ इसका मतलब जो एटम्स एटम्स आपस में क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं। तो हम उन एटम्स को किस तरह से देखते हैं? हम उनके इलेक्ट्रॉनिक के बेसिड पे हम देखेंगे कि वो कंबाइन होते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर? नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अगर हम बात करेंगे बहुत सारे एटम्स की। देखो पहला, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाद में देखते हैं। तो हमें पता है बेसिक सा रूल एक, जो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं क्योंकि उनको चाहिए, पहले क्वेश्चंस में यहाँ से लिखता हूँ, इनको पहले चाहिए स्टेबल कौन सी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, इनको चाहिए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये नोबल गैस की तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं। ठीक, स्टेबल नोबल गैस। और इस स्टेबल नोबल गैस करने के लिए इन बेचारों को क्या करना पड़ता है? एटम्स को, या तो वो एटम्स लूज करे या तो वो गेन करे, या इन शॉर्ट में बोलूं कि उनको अपना ऑक्टेट, या इनको अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट करने हैं, या इनको अपने डुप्लेट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक, और ऑक्टेट और डुप्लेट कैसे कंप्लीट कर लेंगे? तो ऑक्टेट एंड डुप्लेट्स आर कंप्लीटेड ओनली
बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं बेसिक समझा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। बेसिक ये है कि हाउ डू एटम्स कंबाइन। तो लाइक कोसिल एंड लेविस दे इन्होंने ये सोचा कि एक्सप्लेनेशन दी कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले आपको ये समझना है कि एटम्स चाहता क्या है, क्यों होते हैं कंबाइन आपस में, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ क्यों जाता है। बिकॉज एटम जो होते हैं इनके अगर ये बोलते हैं कि दीज आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हर कोई चीज स्टेबिलिटी यहाँ पे चाहती है कोई चीज। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि या तो वो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं, ऑक्टेट एंड डुप्लीट बराबर करना, ठीक। तो ऑक्टेट और डुप्लीट के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एटम्स ये लूज करते हैं या गेन करते हैं, ठीक है, शाबाश। नो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हम ऑक्टेट पढ़ते हैं इस वाले में, तो मैं यहाँ से बेसिक बेसिक पढ़ाऊंगा पहले पहले, उसके बाद हम मेन टॉपिक्स का साथ साथ कवर करेंगे, ठीक। अब फॉर एग्जांपल जो मेरे पास होते हैं एटम्स, अब यहाँ से ध्यान से समझ लेना, जो मेरे पास एटम्स होते हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं। अभी जो मैं बता रहा था लास्ट स्लाइड में, एटम्स कंबाइन होते हैं बाय ट्रांसफर, शाबाश। या तो वो ट्रांसफर से, देखो तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एटम्स कंबाइन बाय ट्रांसफर, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं ट्रांसफर, कहाँ से, ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ये एक कंडीशन हो गई। तो एटम्स कंबाइन होते हैं बाय कैसे, या तो एक एटम दूसरा एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, और कोई कंडीशन और है, हाँ, और ये है, या तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, या तो उनको करें म्यूचुअल शेयरिंग। तो हमारे पास फिलहाल तो हमारे पास बेसिक ही दो क्राइटेरिया है कि एटम्स जो कंबाइन होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करें, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स बंधु को क्या करे, ट्रांसफर करें, या तो वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करे, ठीक। तो इसके बेसिस पे हम लोगों के दो बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसके बेसिस पे मतलब किसके बेसिस पे, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या आदू में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो इसमें हम टॉपिक में लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, दो बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। अभी दो नहीं बनते, तीन बनते हैं असल में। पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब हमारे पास कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये क्वेश्चन है। एक हमारे पास बनता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, हमारे पास बनता है आयोनिक बॉन्ड। और सेकंड हमारे पास बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इवन डेटिव बॉन्ड भी पढ़ना है आपको, ठीक। फिलहाल हम इन उनको फिर इस उस वाले को मैं पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स जब कंबाइन होंगे, दो ही तरीके हैं एटम्स को फिलहाल कंबाइन के लिए, एक या तो वो ट्रांसफर करे एक एटम और दूसरे एटम से, या तो वो आपस में क्या करे, म्यूचुअल शेयरिंग। तो इसके बेसिस पे हमारे टोटल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं दो। एक हमारे पास आयनिक बॉन्ड रहता है, और हमारे पास रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ये को आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ये आ रहा है समझ में, ये किसके बेसिस पे है। फिलहाल बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है ना, शाबाश। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा यहाँ पे। देखो मेरी बात याद रखना, नाउ व्हाट इज फर्स्ट आयनिक बॉन्ड। देखो आपको बाय डेफिनेशन सबको पता होगा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, शाबाश। पहला पहला ये क्वेश्चन है कि आयनिक बॉन्ड को हम एक और नाम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों बोलते हैं वो मैं सारा बता देता हूँ, पहले आप समझो। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है सर, शाबाश। अब अब अगर पहले कुछ पॉइंट्स इसमें हम ऐड करें, आयनिक बॉन्ड में बनता कैसे ये आयनिक बॉन्ड, ठीक है, शाबाश। पहला क्वेश्चन ये है कि ये वो बॉन्ड होता है, शाबाश, जब मेटेलिक एटम, या मैं जब मैं मेटल बोलूंगा, ठीक है ना, मीन्स मेटेलिक एटम समझते हो, सीधे मेटल जो होता है, ठीक है ना, क्योंकि मेटल के पास छोटे छोटे एटम्स होंगे, दैट उनको हम बोलेंगे वो मेटल के एटम्स है। या मैं ऐसे बोलूं, जो मेटल होता है जब वो कंबाइन करता है, मेटल कंबाइंस विथ किसके साथ, विथ नॉन मेटल के साथ, with non-metallic compound, with या non-metallic atom, सॉरी non-metallic atom। या शॉर्ट में आप याद करें ना, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, तो इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, ठीक ना। ये बनता किन के दरमियान है, फर्स्ट मैंने क्राइटेरिया समझाया, आयनिक बॉन्ड किन स्पीशीज के दरमियान फॉर्म होता है, ये किन किन के, एक मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनता है, बस पहली एक कंडीशन है, ठीक, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है Na, मेरे पास है Na, यस सर, और मेरे पास है Cl। बताओ Na मेटल है कि नॉन मेटल है, Na मेटल है कि नॉन मेटल है, Na मेरे पास मेटल है, ठीक है, शाबाश, मेटल। और क्लोरीन Cl क्या है, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना, जो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे समझ लो मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, अगर
इस Na में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हम किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाएंगे? शाबाश, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद हमें बनाना है ये दो एटम्स कंबाइन करने हैं, देखने किस तरह से कंबाइन होते हैं। नाउ 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन का मैं यहाँ पे सारा नहीं लिखूंगा, बस मैं लास्ट शल लिखूंगा 3s2, उसके बाद 3p5, ये इसका लास्ट है। 5 6 7 होते हैं ना लास्ट शल में हेलोजन्स के, 7 7, तो ये मैंने सिर्फ लास्ट शल बनाया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मुझे एक बात बताओ, जो सोडियम सोडियम यहाँ से, क्योंकि इसके लास्ट शल में 3s1 है कि नहीं? शाबाश। अब जरा आप सोचो, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, शल भी हो गया, शल भी हो गया खत्म, और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन उसी एक शल में था, वो शल भी हो गया डिलीट, और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी गया। फिर बताओ इसके इसके वैलेंस में कितने रहे? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर इसके वैलेंस में रहते हैं 6 6 7 8, फिर रहते हैं 2 2s एंड 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करो ना, 2s में 2 है, 2p में 6 है, तो 8, क्योंकि ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, मीन सोडियम एटम होता है मेटेलिक एटम, जो ऊपर मैंने समझाया मेटेलिक एटम। उसके बाद ये होगा क्लोरीन के एटम्स के साथ कंबाइन, दैट मींस नॉन मेटल एटम, ठीक है ना, क्लोरीन। अब एक बात ये है, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को किया है ट्रांसफर, यहाँ से हुआ है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ से हुआ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब वहां क्लोरीन क्या करेगा? शाबाश, इसका मतलब मैं एरो नीचे करूंगा, मतलब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन फेंका क्लोरीन की तरफ, फिर बताओ ये सोडियम के ऊपर क्या आएगी? एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ए वन पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट शल ही की करूं, 2s2 2p6 मींस ऑक्टेट इसका कंप्लीट हुआ भाई, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं आयनिक बॉन्ड कैसे होता है, ठीक है ना, शाबाश। अब उसके बाद यहाँ पे अगर क्लोरीन की हालत हम देखेंगे, क्लोरीन, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ फेंका, नो क्लोरीन जब वो इलेक्ट्रॉन एक लेगा, लेगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट शल, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी, 3s2 3p5 नहीं बचा, 3p क्या बचेगा? 3p6, मतलब इसके भी 8। इसका मतलब ये आपस में ट्रांसफर हुए, एक सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसकी तरफ? क्लोरीन एटम, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आती है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। अब आपको लग रहा है ये जो आपका क्या है, ये जो आपके पास Na पॉजिटिव है, ये देखो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्या इनके दरमियान भी होगी ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बताओ, चार्जेस के दरमियान होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस और नो? बताओ, इनके दरमियान होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, चार्ज के दरमियान होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? हाँ, होगी कि नहीं? यस सर। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मींस वैलेंसी बॉन्ड, ठीक है ना। इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ से फोर्स जनरेट होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से, दैट्स हाउ इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो, अगर हम लास्ट स्लाइड की बात करें ना, लास्ट स्लाइड की बात करें जहाँ पे मैंने आपको समझाया था, जो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, वो या तो दो तरीके हैं, एटम्स कैसे कंबाइन होंगे, है कि नहीं। इसका मतलब, जब मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ, जब एटम्स कंबाइन होते हैं, वो दो किस्म के बॉन्ड भी बनाते हैं साथ साथ में, एक एटम एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, दूसरा बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। जब एटम्स कंबाइन होंगे, या तो वो एक तरीका लेंगे ट्रांसफर, है कि नहीं, क्योंकि ट्रांसफर में आएगा फिर कौन सा? ट्रांसफर में आएगा फिर आयनिक बॉन्ड, यस सर, वो ये वाला रूट लेंगे, है कि नहीं। और जब म्यूचुअल शेयरिंग से ये एटम्स कंबाइन होंगे, तब वो कौन सा रूट लेंगे? तब वो यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोगों का कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक, यहाँ पे, शाबाश। अब उसके बाद ये आया समझ में? शाबाश, अब बोलो ये आया, अब आया समझ में? ये किन के दरमियान बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान किस तरह की ट्रांसफर होती है, क्यों इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आया समझ में? शाबाश। चलो, अब नेक्स्ट पेज में अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो फिर आयनिक बॉन्ड हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, कि हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक बॉन्ड। चलो, मैं इसको बोलता हूं एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो चाहे आयनिक बॉन्ड बोलो, यस सर, एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बताओ कितने एटम्स के दरमियान बनेगा? शाबाश, इज फॉर्म्ड इनके दरमियान, बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन द एटम्स, दो एटम्स के दरमियान, ठीक, बिटवीन द एटम्स। तो ये एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स, बताओ कैसे बने? बाय शेयरिंग से कि ट्रांसफर से बने? शाबाश, बाय द, शाबाश, वेरी गुड, बाय द ट्रांसफरेंस। शाबाश, क्या हुआ इनके दरमियान? बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन, चाहे एक होगा, ये जरूरी नहीं हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, कभी दो भी ट्रांसफर होते हैं, इवन एल्युमिनियम में 3 होते हैं। बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन, by the transference of one or more, बताओ इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स के आउटर वाले इलेक्ट्रॉन शेयर में होते हैं, यहाँ ट्रांसफर होते हैं, बताओ कौन से? बाय
वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? शाबाश। तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है आउटर। देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मड। कैसे बनता है ये बॉन्ड? बिटवीन द एटम्स बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात समझ में आई? ये एक डेफिनेशन है कि नहीं? एक डेफिनेशन। अब बताओ नेक्स्ट डेफिनेशन में लिख सकता हूँ? यस, मैं बोल सकता हूँ इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताओ स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना? नो बन सकता हो। बताओ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है? बताओ ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बिल्कुल होता है कि नहीं? इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है? इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्यों? बताओ विच, मैं लिख सकता हूँ फिर विच होल्ड्स, ये किनको आपस में होल्ड करता है? विच होल्ड्स सेम चार्ज के अपोजिट चार्जेस। विच होल्ड, शाबाश, क्या करता है? अब सेम चार्ज के अपोजिट चार्ज, शाबाश। ये किनको आप, शाबाश। नाउ एच विच होल्ड्स द अपोजिट चार्ज्ड आयंस, मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे दिखाया चार्ज्ड आयंस, है कि नहीं? टुगेदर। तो ये आपस में इनको क्या रखेगा? बांध के रखेगा, है कि नहीं? टुगेदर। इसी को हम बोलते हैं इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। अब बोलो बात समझ में आई? अब क्वेश्चन है आपसे, बताओ जिन नाउ सी जिन कंपाउंड्स के अंदर, नाउ द कंपाउंड्स, नाउ द तुम, यहां से मैं, रुको, यहां से मैं ऐसा लिखता हूं, नाउ दो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। फिर से क्वेश्चन समझो, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर फॉर्म होगा आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, या कौन सा बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बताओ उन कंपाउंड्स का नाम क्या होगा? शाबाश। जिन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होगा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज, शाबाश, दीज आर नोन एज आयोनिक, और उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, उनको बोलेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। बताओ इतना आया समझ में? आ रहा है समझ में? शाबाश, शाबाश। अब बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब क्या बनता है इन द फॉर्मेशन, नाउ सी हियर, मैं ऐसे लिखूंगा नाउ, जब क्या वो यहां से बनेगा, नाउ जब हम बनाएंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब मैं एक ही नाम लूंगा, दो दो नहीं लूंगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बताओ जब, नाउ मैं लिखूंगा ऐसे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, नो, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहे लॉस होंगे, जरूरी है लॉस, एक लॉस करेगा दूसरा बंदा तो क्या करेगा? गेन करेगा। तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहे लॉस होंगे चाहे गेन करेगा कोई भी सा, बाय एन एटम, कोई भी सा एटम, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इट्स, पता है इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रो, शाबाश। इसको क्या बोलेंगे? कितना ये करेगा लॉस और गेन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है ना? इलेक्ट्रोवैलेंस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसके। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, ये Na है, शाबाश, ये Cl है, वेरी गुड। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन के पास नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव इंडिकेट्स इसने क्या किया है? इसने लूज किया है कि नहीं? शाबाश। नेगेटिव इंडिकेट्स इसने गेन किया है। मुझे बताओ व्हाट इज, मैं बात समझा रहा हूँ, ये देखो, रुको, सुनो मेरी बात। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आपको पढ़ा के रखी यहाँ पे। एक आयनिक बॉन्ड पढ़ा दिया, एक पढ़ा दिया आयनिक बॉन्ड, यस सर, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हो गया। उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी मैंने आपको इसमें पढ़ा है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद थर्ड चीज यहाँ पे होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इवन वी आर डिस्कस दिस टॉपिक इन 10th में भी। नो, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये तीन चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है? अब बताओ, कोई बता सकता है कि सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? शाबाश। इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, बताओ। शाबाश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लॉस भूल गए लिखना, नाउ दिस इज द लॉस और गेन, बताओ। वन, वेरी गुड, वन वन, शाबाश, वन, पॉजिटिव वन लिख सकते हैं, है कि नहीं? जब वैलेंसी लिखेंगे तो पॉजिटिव वन, ठीक है। और क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है? क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? शाबाश, हाँ, तो ये इनकी वैलेंसीज रही। अब बोलो यहाँ पे आया समझ में, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? यही होता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। बोलो ये आया समझ में, इलेक्ट्रोवैलेंसी? अच्छा, ठीक है। अब बताओ जितनों को मैं टिक करूंगा उतनों को बता देना, वेरी गुड। बताओ आयनिक बॉन्ड आया समझ में, आयनिक कंपाउंड्स आए समझ में, और इलेक्ट्रोवैलेंसी आया इतना समझ में? बेसिक बेसिक आ रहा है समझ में, किस तरह से बॉन्ड बनते हैं? ठीक, ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना है,
हाँ, हम फिलहाल एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक कवर करेंगे ना। उसके बाद यहाँ से व्हाट आर द फैक्टर्स, देखो अब ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच, कौन से फैक्टर्स पे आपका आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स, देखो कौन से फैक्टर्स पे आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बातें नाउ, कौन से वो वाले फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक। अब देखो मेरी बात पहले ध्यान से समझ लो, हम यहाँ पे पढ़ते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, वो हम 10th में भी पढ़ते हैं, वो आप खुद भी पढ़ोगे, क्या पता मैंने स्किप किया होगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक। मे भी आगे फिर भी होगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे, रिपीट भी होगा वो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। नो, फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड, अब हम वो वाले फैक्टर डिस्कस करेंगे जिन पे हम लोगों का ये आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। देखो एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, दिस इज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेरी बात समझ लो, इसका मतलब जब लो एटम के पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, मुझे एक बार बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन, यस और नो, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन, बताओ सही है, वेरी गुड, सही है ना, शाबाश शाबाश। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है, फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड, किस फैक्टर पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो जब आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तब उस एटम के पास आयनाइजेशन एनर्जी लो आनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, शाबाश। तो अगर मैं नाउ सी हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, लेसर द, नाउ सी हियर, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी एटम के पास कम होगी, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, देखो सिंपल सिंपल चीजें याद करो, वहां क्वेश्चन भी आता है, फॉर एग्जांपल आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑन विच फॉर एग्जांपल आपको लिखा होगा, did on did ionic bond depend on लो आयनाइजेशन एनर्जी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो फेवरेबल कंडीशंस ऐसे होंगे, बस आपको याद करना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि आयनिक बॉन्ड किस में जल्दी बनेगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर होगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी और लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है लो आयनाइजेशन एनर्जी। फिलहाल स्टेटमेंट फिर मैं समझा दूंगा। नाउ लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, तो इसका मतलब ग्रेटर, जितना जितना क्या होगी एटम के पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उतना होगा ग्रेटर इज द, देखो ग्रेटर इज द ईज ऑफ, मेरी बात समझ लो, ग्रेटर इज द ईज ऑफ, उतना ये जल्दी क्या करेगा, लूजिंग द लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, देखो मेरी बात समझ लो, आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी ना, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक, लास्ट वाले लेक्चर्स में। अब मेरी बात समझ लो, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, जितना एटम के पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उतना वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में जल्दी लूज करेगा, बताओ सही है कि नहीं, बताओ। सपोज ये न्यूक्लियस है कि नहीं, न्यूक्लियस, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज मैं कंडीशन मानता हूँ ये ए है और ये मेरे पास है बी, ठीक है ना, ये ए एटम ये बी एटम। अब जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान यहाँ अट्रैक्शन, और बी में भी न्यूक्लियस वर्सेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, सपोज मैं मानता हूँ इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले में सबसे ज्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने में, दूसरे में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने में। अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने तो कंडीशन सारा इधर ही बता दिया, आयनाइजेशन, और ये आपको आता भी है कि ग्रुप में पीरियड में कैसे आयनाइजेशन एनर्जी का रीजन कम ज्यादा होता है, सारा मैंने तो डिस्कस किया है। अब बताओ आई बी में आयनाइजेशन एनर्जी कम है ना, कम, बताओ इलेक्ट्रॉन जल्दी नॉकआउट होगा, होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जल्दी से नॉकआउट होगा कि नहीं, यस। अब बताओ अगर ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, लूज करेगा, बताओ जितना ये जल्दी से लूज करेगा उतना, जब इसने लूज किया है, यस सर इसने लूज किया, हम पढ़ रहे हैं ना आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम, मतलब एक लूज करेगा दूसरा क्या करेगा, गेन। अब बताओ क्या इसमें जल्दी इस एटम के अंदर फॉर्मेशन होगी ना, जब लाइक सोडियम, सोडियम को इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, उसकी आयनिक एनर्जी कम होगी, दैट्स व्हाई वो अपना लास्ट चल इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी से लूज करेगा उसके लिए वो बेहतर होगा लूज करना, क्योंकि वो दूसरे के साथ जल्दी बॉन्ड फिर बनाएगा, बनाएगा कि नहीं जल्दी बॉन्ड, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड। बोलो आया समझ में लो आयनिक एनर्जी का कंसेप्ट, आया समझ में कि नहीं, आ भी रहा है समझ में कि नहीं, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, अब पीरियड टेबल में बताओ आयन, ये जो आपका आयनिक बॉन्ड है, बताओ मेरी बात, तो सबसे आयनाइजेशन एनर्जी किन के पास कम होती है, मेटल्स के पास कि नॉन मेटल्स के पास, आयनाइजेशन एनर्जी किन को कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स को कम होती है कि नॉन मेटल्स को,
शाबाश शाबाश, मेटल्स को, ठीक। मेटल्स होते हैं ना लेफ्ट साइड में, मेटल्स यहाँ लेफ्ट साइड, यहाँ पे एस ब्लॉक में सारे मेटल्स आते हैं, यहाँ पे बीच में डी, यहाँ पे पी है। और ऑन मूविंग टू दिस साइड, पीरियड में जब चलोगे चलोगे ना पीरियड में, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है ना, इंक्रीज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। रीजन तो पता है इसका, मतलब मेटल्स को आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जितना एस से पी की तरफ भागोगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। और लेकिन हमें किस चीज से फैक्टर चाहिए? हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। कम किसके पास होती है? एस ब्लॉक के पास। एस ब्लॉक में आते हैं सारे मेटल्स, लेफ्ट साइड सारे मेटल्स है कि नहीं? इसका मतलब बताओ फिर। नो, फिर बताओ, मेटल्स जल्दी फॉर्म करेंगे ना आयनिक बॉन्ड, करेंगे कि नहीं? नो, बताओ। शाबाश। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं उनके पास होती है, मेटल्स है, शाबाश, मेटल के पास क्या होती है? लो आयनाइजेशन एनर्जी। जब मेटल के पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वैल्यूज, तो ये क्या होगी? इनके पास होगी हैव ग्रेटर टेंडेंसी, बताओ किस चीज की? क्या बनाने की? शाबाश, हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म। क्या बनाएगा जल्दी से? हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म। शाबाश, क्या बनाएगा? टू फॉर्म, टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, तो ये बनाएगा जल्दी से आयनिक बॉन्ड। वेरी गुड, ये हो गया पहला पैरामीटर। तो आपको अगर तो मैं लास्ट में इसको सम अप करता हूँ, अभी जाने दो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, और क्या आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज रिमूव्ड। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना? ये एक कंडीशन चाहिए आयनिक बॉन्ड के लिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एनर्जी दे के रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है एनर्जी को रिलीज करके। वहां पे क्या करना है? रिमूव करना है। और एनर्जी को क्या करना है? वहां पे शाबाश देनी है। यहाँ पे एनर्जी निकालनी है और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अब मुझे नहीं लग रहा आप बच्चों की तरह मुझे पढ़ा रहे हो, मतलब हजार हजार बार रिपीट करवा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? शाबाश। अब उसके बाद इसका मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इन एटम्स के पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। मतलब सर, अब मुझे एक बात बताओ, शाबाश, हायर द, देखो, हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू होती है ना जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इंडिकेट वो एनर्जी रिलीज करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, बताओ ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ, उतना क्या जल्दी से बनेगा? ग्रेटर विल बी द, शाबाश, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन, किस चीज की? ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, शाबाश, कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आएगा कि नहीं? शाबाश आपको, शाबाश। अच्छा, मुझे यहाँ से कोई बताएगा कि कौन से वाले ग्रुप्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है? पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है? बताओ जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप के अंदर किसके पास होती है? पीरियड के अंदर, पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के पास हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है? कोई बता सकता है? हेलोजेंस के पास, लिखवाया भी है लेक्चर्स में। नो, हेलोजन ग्रुप नंबर 17 के पास, उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना लास्ट शेल में, तो वो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना? शाबाश। तो इसका मतलब हेलोजन्स, इवन हेलोजन में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की क्लोरीन की? शाबाश, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा है कि क्लोरीन की? फ्लोरीन की। ये एक्सेप्शन रूल मैंने पढ़ा है लास्ट वाले लेक्चर, जाकर देख लेना वहां पे, ठीक है ना? शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं। एक एक आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को जल्दी हमें बाहर निकालना है, और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना जल्दी, उतना ही जल्दी हमें ऐड भी करना है। और जितना आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव हो जाए, उतना हम ये भी चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड भी हो जाए। ऐड का मतलब उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, ठीक? इसका मतलब ये अब आया समझ में? एस ब्लॉक के पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके पास मेटल्स के पास यूजुअली क्या होती है? लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली नॉन मेटल के पास होती है, लाइक हेलोजेंस के पास, ठीक? इसलिए NaCl और सॉल्ट जल्दी बनते हैं। अब आए दो पैरामीटर समझ, आयनिक बॉन्ड को क्या क्या चाहिए, आ रहा है समझ में? शाबाश। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, हाई लैटिस एंथैल्पी, या हाई लैटिस एनर्जी भी बोलते हो। नाउ व्हाट इज हाई लैटिस एंथैल्पी?
Now what is enthalpies? Now first of all, what is lattice enthalpy? Lattice enthalpy क्या होती है? Now I'm going to define this lattice enthalpy. इसके दो definitions है, लेकिन यहाँ पे मैं एक definition फिलहाल यूज करूंगा. Now lattice enthalpy. What is a lattice enthalpy? ठीक है ना, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिस एंथैल्पी. मेरी बात समझ लो, ये वो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी को हम एंथैल्पी बोलेंगे. नाउ इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज्ड, या इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. कब? जब क्या होगा? व्हेन फ्री आयंस कंबाइन. जब खुद व्हेन फ्री आयंस, जब कोई भी फ्री आयंस आपस में कंबाइन, लाइक ए पॉजिटिव प्लस बी पॉजिटिव आपस में कंबाइन होंगे, है कि नहीं? कम फ्री आयंस कंबाइन टुगेदर. पहले जितन जहां तक ये बेसिक आपको नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? फिर क्या होंगे? टू फॉर्म, तब ये बनाएगा आयन के बाद टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कंपाउंड. और आपको पता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड कितना होता है पार्टिकल मास और वॉल्यूम में. और इसी को हम बोलते हैं, या 1 मोल ऑफ क्रिस्टल भी लिख सकते हो, ठीक है ना? 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना? इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी. ठीक, सब मेरे पास एम था, एम पॉजिटिव. एंथैल्पी इट्स अमाउंट ऑफ कितनी आपकी एनर्जी रिलीज होगी. कब कब की बात है? व्हेन फ्री आयंस कंबाइन, एम पॉजिटिव और क्या एक्स नेगेटिव, मैंने दो लिए, ये एक आयन था, ये दूसरा आयन. जब ये आपस में कंबाइन होंगे, ये तो एनर्जी रिलीज करेगा, और साथ साथ कितनी लगेगी एनर्जी रिलीज होगी? जब 1 मोल बना, मतलब ये एम एक्स कंपाउंड बना 1 मोल. 1 मोल का मतलब यहाँ पे उस टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसी को बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी. एक वर्ड में इसका आंसर है, 1 मोल बनने पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी. समझ में आ रही है बात कि नहीं? आ रहा है समझ में? लैटिस एनर्जी क्या होता है? शाबाश. अब इसको इस फैक्टर को डील करेंगे आयनिक बॉन्ड के साथ, ठीक है ना? अब मेरी बात समझ लो, मैं ऐसे पहले स्टेटमेंट लिखता हूं. नाउ हियर, सी हियर, हायर द लैटिस एंथैल्पी. जितनी जितनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, बताओ, ग्रेटर, उतनी ग्रेटर द फॉर्मेशन ऑफ, या ग्रेटर द ईज मीन जल्दी, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ग्रेटर द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किस बॉन्ड का? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लग रहा है ये सही है? जितनी जितनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, उतना जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा. बनेगा कि नहीं जल्दी? मुझे लग रहा है जल्दी बनेगा. क्यों जल्दी बनेगा? बिकॉज इसने बताया 1 मोल कंपाउंड, या 1 मोल कंपाउंड बनने पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, उसको बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी. मुझे बताओ, ये मेरे पास एम पॉजिटिव, उसके बाद एक्स नेगेटिव. मुझे एक बात बताओ, एम प्लस एक्स ये आपस में कंबाइन होंगे? एम प्लस एक्स? नो, नहीं होंगे ना, क्योंकि इसने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज गेन किया, एक्स ने भी कुछ लूज गेन नहीं किया. बताओ एम एक्स कब ये करेंगे? एम प्लस एक्स तब कंबाइन करेंगे जब एम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब एक्स बेचारे लेगा भी. जब तक ना एम ना छोड़ेगा, तब भी बनेगा ना एम एक्स. इसका मतलब ये 1 मोल बना ना, 1 मोल, ठीक है? तो लेटेस्ट एनर्जी की वजह से भी ये पता चलती है, जिसके पास जितनी जल्दी कंपाउंड के अंदर लेटेस्ट एनर्जी होगी, इसका मतलब उसकी फॉर्मेशन जल्दी हुई है. जल्दी का मतलब उसने आयनिक बॉन्ड बना के रखा है. तो हमारे पास टोटल 3 फैक्टर्स मैंने पढ़ाए आपको, कि जिन पे आयनिक बॉन्ड जल्दी से बन जाता है. फिर तो इसको सम अप करते हैं, ठीक है ना? शाबाश. बताओ सम अप में आपने क्या पढ़ा? शाबाश. सम अप में आपने पढ़ा एक आयोनाइजेशन एनर्जी, पढ़ी कि नहीं? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक. और कौन सा फैक्टर पढ़ा? आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद दूसरा आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पढ़ा कि नहीं? और तीसरा फैक्टर क्या पढ़ा? लैटिस एनर्जी. पढ़ा ये 3 फैक्टर्स? यस सर. अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? शाबाश. आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, तो उस फॉर्मेशन में आयनिक बॉन्ड जल्दी से बनता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, है ना? कि मींस इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड भी होना चाहिए, ठीक. और लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक. जितना कंपाउंड जल्दी से बनेगा, तो हमें खुद ही पता चलता है उन बंदों ने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किए होंगे, तभी तो यहाँ पे कंपाउंड बना होगा. अब बताओ मेरी बात ये समझ में आती है? तो फेडरल्स के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा आयनिक, क्योंकि हम एक सारा कंप्लीट करेंगे ये वाला आयनिक कंपाउंड. उसके बाद कोवलेंट, इसी तरह से हम सारा एक एक साइड से कवर करेंगे. उसके बाद व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. वैसे ये चीजें आपने पढ़ी, ये बेसिक सा लेक्चर है. नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. शाबाश. बताओ हमें क्या पढ़नी है यहाँ पे? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किसके? जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज वी शो आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो आयनिक कंपाउंड्स कौन सी प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देता है यहाँ से? चलो नाउ सी हियर, कौन सी चीजें हमें इसमें दिखाई देता है? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखता है हमें इनमें? शाबाश, वेरी गुड. तो अगर हम पहली बात करेंगे इनके अंदर,
इनके अंदर फिजिकल स्टेट कैसा होता है? जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वैसे ये यहाँ पे आयनिक सॉल्ट से आते हैं सारे। नो, व्हाट फिजिकल स्टेट, इनमें फिजिकल स्टेट किस तरह से होता है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिजिकल स्टेट? नाउ अब मुझे बता, दीज यूजुअली एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट, इनका फिजिकल स्टेट की बात करें, दीज एग्जिस्ट इन विच सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो, आपको 12th में पढ़ने हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, हम वहां पे पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनको जब स्पेस में दिखाया जाए ना, लाइक दिस इज दीज, और स्पेस में इनका वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। लाइक ये NaCl की हम स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ते हैं, NaCl इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड, है कि नहीं, उनमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसमें हर एक लैटिस पे, यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक है ना, लगे होते हैं और वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, Na positive Cl negative, Na positive Cl negative, Na positive, दैट मीन्स दे हैव अ वेल रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट। और रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास, ठीक। वैसे उसका अपोजिट है फिर क्या, जिसके वेल ऑर्डर रेगुलर नहीं होगा उसको बोलते हैं अमॉर्फस, ठीक। तो आप फिलहाल इतना याद करो, ये एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम दूसरे स्टेट की। दूसरा क्या है? नाउ फिजिकल स्टेट के बाद प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। इनके पास होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक, शाबाश। वैसे मेरी बात समझ लो, जो इन लोगों का ये सॉल्ट ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सॉल्ट से जल्दी। अब बताओ, इनके पास मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों हाई होते हैं? व्हाई दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? एज यू नो, जब कोई भी, मैंने एग्जांपल पढ़ाई थी NaCl के दरमियान कौन सी फोर्स एग्जिस्ट होती है? शाबाश, NaCl। बताओ, इनके दरमियान कौन सी फोर्स एग्जिस्ट होती है? यू नो दिस, दे हैव विच फोर्स? शाबाश, इनके पास होता है स्ट्रॉन्ग, कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो वो बॉन्ड्स ब्रेक करने में बहुत ज्यादा इनको मेल्टिंग पॉइंट्स भी, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई दीज हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये बेसिक है, बेसिक स्टैंडर्ड बच्चा भी इन प्रॉपर्टीज को जानता है, ठीक है, शाबाश। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। अब बताओ, आर दे सॉल्युबल इन वाटर और नॉट? बताओ सॉल्युबिलिटी का केस क्या, किस तरह से पढ़ोगे? नाउ दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। देखो, आयनिक कंपाउंड सारे, NaCl भी होता है ना, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। अब क्यों है ये सॉल्युबल इन वाटर? शाबाश, एक प्रिंसिपल है हम लोगों का, दिस इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक वर्क करता है प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है NaCl, है कि नहीं, NaCl, इसके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब समझो, जब आप इसको किस में डालोगे? जब आप डालोगे इसको वाटर में, ठीक है ना, तो वाटर होता है पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर, वही बोलते हैं ना, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होगा। पोलर सोल्यूट क्या है? NaCl। अब बताओ, यहाँ पे भी चार्ज है। जब आप वाटर का देखोगे मॉलिक्यूल, तो उसकी बैंड शेप होती है H, उसके बाद O, H2O, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, नीचे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे 2 बार डेल्टा नेगेटिव आती है कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना H और O में, इसी तरह इस बॉन्ड में HO में, ठीक। और उसके बाद जो ही आपने पानी में डाला NaCl, तो Na को अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, और Cl को अट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव, अपोजिट है ना, दैट्स व्हाई दे विल गेट डिसॉल्व, है कि नहीं। बातें समझ में आ रही है? पोलैरिटी का मसला किस तरह से डिसॉल्व होंगे। तो ये अट्रैक्ट, बताओ Na को कौन खींचेगा? Na को खींचेगा कौन सा? Na पॉजिटिव को नेगेटिव वाला ऑक्सीजन खींचेगा कि नहीं। और जब ये खींचेगा ना इसको, ये क्लोरीन से दूर करेगा इसको, तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ। और जितने बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होंगे, इसका मतलब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन हुई है, इसका मतलब ये सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। इसीलिए हम प्रिंसिपल बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स इन पोलर सोल्यूट। और उसका मतलब पोलर, या तो ऐसे बोले पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर में। आ रहा है समझ में कुछ? नंबर 4 आ रहा है कुछ समझ में? इलेक्ट्रिकल। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बताओ, आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनमें करंट जनरेट होता है कि नहीं, फ्लो होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आर दे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नो बता रहा है। आर दे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट्स में करंट, 3 इडियट, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरी बात समझ लो,
इसलिए मैं स्टेट में साथ साथ लिखवा रहा हूँ। दे आर द गुड कंडक्टर्स एंड दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस किस में? इन ए सोल्यूशन, एक्वस फेज जिसको बोलते हैं, इन ए सोल्यूशन और मोल्टन फेज, और मोल्टन फेज, ठीक है ना। देखो मोल्टन फेज, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट ये चीज है, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड, सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है क्यों? क्योंकि सुनो मेरी बात, उनके अंदर जो सॉलिड्स की तो पता होना चाहिए। देखो ये सॉलिड है, ठीक है ना, यहाँ पे सॉलिड के अंदर, हाँ सही है ना, जो सॉलिड्स के अंदर जो, सपोज दिस इज NaCl, NaCl हम लेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। यहाँ पे एटम्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोई फ्री ही नहीं है, देयर इज नो फ्री। अब इसी NaCl को हम डालेंगे इसके अंदर, डाला कि नहीं, और इसमें डालेंगे वो पानी। और जब हमने इसके अंदर पानी डाला ना, तो इसका मतलब इसका जो अट्रैक्शन थे ना एटम्स के दरमियान, वो लूज हुए, इसका मतलब वो अलग अलग हो गए, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, है कि नहीं। सिमिलर इन दिस केस एक्वस, या तो आप मोल्टन, मोल्टन में मतलब जब आप टेम्परेचर करोगे ना, तो ये मोल्ट हो जाएगा। मोल्टे मीन्स इसमें एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन की वीक पड़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री होंगे, फ्री। हमें इलेक्ट्रिक करंट किससे हमें गरज है? हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री चाहिए। सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दीज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और इनमें क्या होता है, इनमें मोल्टन में और एक्वस में करंट जनरेट होता है। इसको आप तो ऐसे भी पढ़ते हो कि नहीं। यहाँ पे एनोड लगाया, यहाँ पे कैथोड लगाया, लगाया कि नहीं। इसमें इसमें आउटर डीसी से यहाँ पे आपने बैटरी लगाई, ठीक है, इसमें आपने NaCl डाला, ठीक। अभी आप यहाँ से कोई बल्ब जलाओ या कुछ और एमीटर वेमीटर जनरेट करो, तो आपको दिखेगा कि इस NaCl में एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में करंट जनरेट होता है, ठीक है ना। जो भी इधर लगाओगे लैंप वैम्प कुछ भी एमीटर, वो डिफ्लेक्शन इधर शो करेगी कि ये यहाँ पे ग्लो हुआ है, ठीक है ना। शाबाश। तो इस तरह से अब हमें ये भी समझ में आया कि आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, ये आयनिक रिएक्शंस दिखाते हैं। बताओ, ये दिखाएंगे ना आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस। तो ये कौन से रिएक्शन शो करते हैं? आयनिक रिएक्शंस। अब सर इससे क्या मतलब है आयनिक रिएक्शंस? ये तो पता है आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन, हमने दो सॉल्ट्स आपस में ऐड किए, हमने डाला A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, ये एक सॉल्ट था। क्योंकि देखो सॉल्ट ए भी था, है कि नहीं, ए भी। जब आप इसको वाटर में डालोगे, तो ये आयन की फॉर्म में यहाँ से गलेगा, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, ठीक। और हमने डाला C&D सॉल्ट, जब इसको आप वाटर में डालोगे, ये C पॉजिटिव एंड D नेगेटिव में, मतलब यहाँ पे C पॉजिटिव एंड D नेगेटिव। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? शाबाश। जब ये आपस में ये करेंगे ना, आपस में ये वाला A सॉल्ट था, ये वाला B सॉल्ट था, है कि नहीं। शाबाश। अब जब आप इसको पानी में डालोगे ना, इन सॉल्ट्स को, लाइक NaCl एंड MgCl, आपने डाले ये दो सॉल्ट्स, तो उसके अपोजिट आयंस आपस में रिएक्शन करेंगे, मतलब नए कंपाउंड्स क्या बनेंगे यहाँ पे। ए वाला जो था ना, वो यहाँ पे नया बनेगा AD, क्योंकि साइन अपोजिट है, A पॉजिटिव D नेगेटिव, B नेगेटिव बनाएगा C पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे आयनिक रिएक्शन हुई अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। शाबाश, ये बात याद रखना। आ रहा है, ये आया समझ में आयनिक रिएक्शंस कि रिपीट करना है? आया समझ में? शाबाश, ये आया समझ में, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर का, दिस इज नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, नेचर, कैरेक्टर बोले या नेचर, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल, या कुछ और भी। नाउ व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल? यू नो व्हाट्स, एक तो अगर सीधे होगा ना डायरेक्शनल, डायरेक्शन का मतलब है ये एक ही डायरेक्शन में है, नॉन का मतलब किसी भी डायरेक्शन में है, बिल्कुल। अब बताओ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाऊंगा। मेरे पास है NaCl, यस सर, मेरे पास है NaCl। सपोज मैंने इसको पानी में डाल दिया, मेरी बात समझ लो, इसमें पानी में क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है कि नहीं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मुझे बताओ, सपोज मैं सिर्फ बात करूंगा Na पॉजिटिव की, आप Cl भी फिर खुद ही समझ लेना। मुझे बताओ, Na पॉजिटिव जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसको एक ही साइड से अट्रैक्शन होगी कि हर जगह? बताओ, हर साइड से कि एक ही डायरेक्शन में, इसको कोई बता सकता है? Na पॉजिटिव है ना, उसको कौन खींचेगा? OH नेगेटिव। बताओ, OH नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में खींचेगा कि हर साइड, ऑल साइड्स? फिर मुझे बताओ, मैं फिर से बता रहा हूँ, Na जो मैंने डाला ना, मैंने सिर्फ एग्जांपल बताई Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव को अपोजिट वाला वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, OH करेगा ना, OH नेगेटिव। उसको अब बताओ वाटर में जो, क्योंकि वाटर होता है H पॉजिटिव एंड OH,
और Na पॉजिटिव है पॉजिटिव, इसका मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा OH। मुझे बताओ एक ही डायरेक्शन में खींचेगा कि ऑल डायरेक्शंस में? शाबाश शाबाश, एक ही डायरेक्शन में कि ऑल डायरेक्शंस में? वेरी गुड, ठीक आंसर बताओ, वेरी गुड, ऑल डायरेक्शंस में। इसका मतलब बताओ ये फिर डायरेक्शनल हुआ कि नॉन डायरेक्शनल हुआ? डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में, नॉन डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में। बताओ अब ये नॉन डायरेक्शनल है, यस सर नो सर?